नमस्कार विद्यार्थियों। आज से हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सामंतवाद का उत्थान। सामंतवाद के उत्थान के बारे में अध्ययन से पूर्व हम सामंतवाद के अर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामंत तंत्र अथवा सामंतवाद, जिसे कि अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा जाता है, यह मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी सामंत तंत्र पर आधारित थी। इतिहासकार विल्डूरा के शब्दों में, इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामंत तंत्र भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था। आज हमें यह प्रथा भले ही अनुचित लगे, परंतु अपने आरंभिक काल में सामंत प्रथा न्यायसंगत एवं उचित होने के साथ साथ कल्याणकारी भी रही थी। फ्लैट एवं ड्रमंड के अनुसार, जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है, वह क्षेत्र फ्यूड कहलाता था। ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों का जो मालिक होता था वो फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में सामान्यतः सामंत शब्द और उनकी परंपरा या प्रणाली के लिए सामंत तंत्र का प्रचलन हुआ। सामंतवाद का उदय या उत्थान, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सामंत तंत्र का जो जन्म है वो किसी शासक की आज्ञा अथवा कुछ व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास की उपज नहीं था। इसकी उत्पत्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से हुई थी। 5वीं सदी के आरंभ में रोमन साम्राज्य खंड खंड होकर लड़खड़ाने लगा, तो संपूर्ण जो यूरोप था उसमें अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। रोमन साम्राज्य को पूर्व और उत्तर की दिशाओं से बर्बर लुटेरे समूहों ने रौंद डाला। ये जो बर्बर लोग थे, ये भारतीय यूरोपीय मूल की भाषाएं बोलने वाले बहुत से जर्मन कबीले थे। जर्मन कबीलों के लोग थे जो रोमन साम्राज्य की सीमा से दूर उत्तर सागर से कृष्ण सागर तक के क्षेत्र में घूमते फिरते थे। ये जर्मन लोग ट्यूटन अथवा गोथ नाम से पुकारे जाते थे। ट्यूटन या गोथ। हूण लोग जो थे मध्य एशिया के यायावर घुड़सवार, उन्होंने इन जर्मन कबीलों पर धावा बोल दिया था। चूंकि चीन के हान वंशी शासकों ने हूणों को मध्य एशिया से खदेड़ दिया था, तो हूणों ने क्या किया, हूणों ने जर्मन कबीलों को खदेड़ा और जर्मन लोग जो थे, जर्मन कबीले, वो भागकर रोमन साम्राज्य की सीमा में घुसने लगे। इसलिए कई विद्वान ये कहते हैं कि जर्मन लोगों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, अपितु वे तो आश्रय की तलाश में रोमन साम्राज्य में घुस आए थे। 4वीं शताब्दी के अंतिम काल में लगभग 2 लाख जर्मनों, विसिगोथों अथवा पश्चिमी गोथों ने ड्यूब नदी को पार कर रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया। रोमन सम्राट ने उन्हें हूणों से सुरक्षा का आश्वासन दिया, परंतु ये शर्त भी रखी कि उन लोगों को रोमन सैनिक बनकर लड़ना पड़ेगा। परंतु कुछ दिनों के बाद ही रोमन अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार से पीड़ित होकर जर्मन लोगों ने विद्रोह कर दिया। 378 ईस्वी में एड्रियानोपल के युद्ध में रोमनों को इन्होंने जर्मन कबीलों ने बुरी तरीके से परास्त कर दिया। 410 ईस्वी में जर्मन कबीलों ने रोम पर भी अपना अधिकार कर लिया। रोम से जर्मनों ने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन पर धावा मारना शुरू किया और इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार जमा लिया। विसिगोथों के अलावा अन्य जर्मन कबीलों का भी रोमन साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था। ये जो जर्मन कबीले थे, ये आपस में भी लड़ते थे। उदाहरण के तौर पर स्पेन में वांडाल एक जर्मन कबीला विसिगोथों से लड़ा था। 455 ईस्वी में वांडालों ने रोम को भी लूट लिया था।
476 ईस्वी में एक अन्य जर्मन सेनापति ओडो आचार्य ने अंतिम रोमन सम्राट को सिंहासन से हटाकर स्वयं रोम का शासक बन बैठा। 500 ईस्वी के आसपास पूर्वी गोथों ओस्ट्रोगोथों के नेता थियोडोरिक ने ओडो आचार्य को मारकर रोम के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 568 ईस्वी में एक अन्य जर्मन कबीले लोम्बार्ड ने उत्तरी इटली पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को जीत लिया। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में स्कैंडिनेविया, जिसको कि आधुनिक काल में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ रहने वाली अर्धसभ्य जर्मन जातियों द्वारा यूरोप के कई भागों पर आक्रमण किया गया। ये सभ्य जर्मन जातियां थी, इनको नॉर्थमैन नाम से पुकारा जाता था। नॉर्थमैन अर्थात उत्तरी मनुष्य। इन लोगों ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस के नॉर्मन प्रदेश, रूस, दक्षिणी इटली, सिसिली, फिनलैंड आदि अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य स्थापित किए। ईसाई धर्म स्वीकार करने के पूर्व नॉर्थमैन पाशविक युद्धों और स्त्रियों तथा बच्चों को मारने में गौरव का अनुभव करते थे। उनकी लूट खसोट तथा तोड़फोड़ से रोम की सांस्कृतिक उन्नति को गहरा आघात पहुंचा था। रोमन साम्राज्य में आने वाली सभी जर्मन जातियों में सबसे अधिक जो प्रगतिशील थे वो फ्रैंक लोग थे, जिन्होंने अपने नेता क्लोविस 465 से 511 ईस्वी के नेतृत्व में संपूर्ण गाल प्रदेश, जिसमें आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी का क्षेत्र है, संपूर्ण गाल पर अधिकार जमा लिया। क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर निकले, अतः राजभवन के प्रधान अधिकारी, जिसको कि मेयर कहा जाता था, पेपिन जो था मेयर, उसने राजसत्ता हथिया ली। पेपिन का पुत्र शार्लमेन, जिसको अंग्रेजी में चार्ल्स महान कहा जाता है, वो प्रतापी शासक हुआ। उसने 468 से 814 ईस्वी तक शासन किया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक और अंत महासागर से एल्ब नदी तक विस्तृत था। चूंकि इतने विशाल साम्राज्य पर एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता था, अतः शार्लमेन ने अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को बड़े बड़े भूमिखंड दिए, जिन पर उनको शासन करना था। इन भूमिखंडों को काउंटी, डची और मार्क्स कहा जाता था और इनके शासकों को क्रमशः काउंट, ड्यूक और मार्क्विस कहा जाने लगा। इस प्रथा के कारण लोगों के पास बड़ी बड़ी भू संपत्तियां बन गई और किसान अपने भूमि स्वामित्व से वंचित हो गए। शार्लमेन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एकता न रहने के कारण उसका विशाल साम्राज्य 3 प्रमुख राज्यों जर्मनी, फ्रांस और इटली में विभाजित हो गया। इसी समय इन राज्यों पर बंजारे, स्लाव लोगों, स्पेन के मूर लोगों और उत्तरवासियों के आक्रमण शुरू हो गए, जिससे कि पुनः अव्यवस्था फैल गई। राजाओं द्वारा अपने राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। सामंतों के बीच आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ गई और बाहरी आक्रमणों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस संदर्भ में H.G. वेल्स ने लिखा है कि उस समय के संसार के हालात की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। फ्रांस, स्पेन, इटली और बाल्कन क्षेत्र में पहले के साम्राज्य में जो बड़े बड़े समृद्ध नगर थे अब उजड़ चुके थे। बर्बर सरदारों ने अधिकांश यूरोप को पदाक्रांत करके अपने आप को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अधिपति बना लिया था। 9वीं सदी तक पश्चिमी यूरोप में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सारा पश्चिमी यूरोप असंख्य स्थानीय शासकों के अधिकार में था। सामान्य लोगों का जीवन था वो असुरक्षित था और सभी देशों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सहयोग और संघ की एक पद्धति का विकास हुआ जो सामंत तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इतिहासकार मैग्निस एप्पिल का मत है कि इस प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, अर्थात सामंत प्रथा का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव है वो फ्रांस में हुआ और यहीं वह अपनी चरम सीमा पर पहुंची। फ्रांस के बाद ये जो प्रथा है ये यूरोप के अन्य देशों में भी प्रचलित हुई।
वैसे ये जो सामंत प्रथा है इसका आरंभ 5वीं सदी से ही हो गया था, परंतु 9वीं सदी से 11वीं सदी तक ये विशेष प्रभावशाली रही। इंग्लैंड और रूस में इसका जो चरमोत्कर्ष है वो 13वीं सदी तक रहा था। सामंतवाद के उदय और विकास के कारण। पहला है राजनीतिक कारण। रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में अराजकता व्याप्त हो गई थी। परिणाम स्वरूप किसानों का संकट बढ़ गया और उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने पहले से परेशान किसानों की मुसीबत को और भी अधिक बढ़ा दिया। कुलीन सरदार आपस में भी लूट खसोट कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे, अतः कुलीनों की स्थिति भी अराजकतापूर्ण हो चुकी थी। इस पर किसानों एवं कुलीन सामंतों में एक समझौता हो गया, जिसके तहत किसानों ने अपनी जमीनें सरदारों को सौंप दी और ये तय हुआ कि सरदार लोग उन्हें नहीं लूटेंगे और फसलों को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। बदले में किसानों ने अपनी खेती की उपज का एक निश्चित भाग सामंतों को देने और सामंतों के दूसरे काम निःशुल्क करने का वचन दिया। इस व्यवस्था से किसानों को संरक्षण तो मिल गया, किंतु अब वह अपने खेतों के मालिक नहीं रहे। उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी समाप्त हो गई तथा उनकी जो स्थिति है, किसानों की जो स्थिति है वो अर्धदास की हो गई। दूसरा कारण है सामंतवाद के उदय का, वो है आर्थिक कारण। सामंत प्रथा के विकास में आर्थिक अवस्था जिसमें विशेषकर कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोमन साम्राज्य में दासों की बहुत बड़ी संख्या थी और कृषि के साथ साथ अन्य काम भी इन्हीं दासों से करवाए जाते थे। फिर भी दासों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था और हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता था। परिणाम स्वरूप दासों ने लगन व निष्ठा से काम करना बंद कर दिया। राज्य की आय व पैदावार में इससे कमी आती गई, अतः पैदावार को बढ़ाने की समस्या खड़ी हुई। चूंकि रोमन लोग कृषि संबंधी यांत्रिक आविष्कार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करने में असमर्थ रहे, अतः काम करने वालों की संख्या को अधिक बढ़ाने की बात सोची गई, परंतु ये उचित नहीं लगी। इसके स्थान पर दासों को ही कुछ सुविधाएं देकर पैदावार बढ़ाने की बात सोची गई। तदनुसार उन्हें स्वतंत्र रूप से भूमि दी गई। उन्हें अपना परिवार बसाने तथा परिवार के साथ जीवन बिताने की भी सुविधा दे दी गई। इन सुविधाओं के बदले उन्हें अपनी भूमि की पैदावार का एक निश्चित हिस्सा अपने मालिक को देना पड़ता था और मालिक के घरेलू काम भी निःशुल्क करने पड़ते थे। अब जो भूतपूर्व दास थे वो कृषक दास कहलाने लगे। इस व्यवस्था का अच्छा परिणाम निकला। कृषक दास अपनी भूमि पर पहले की तुलना में अधिक मेहनत से काम कर अधिक उत्पादन करने लगा, ताकि मालिक के हिस्से को चुकाने के बाद उसके पास उत्पादन का अधिक भाग बच सके, जिसे बेचकर वे अन्य आवश्यक वस्तुएं भी खरीद सके। चूंकि जो भूमिपति था वो भूमिपति स्वामी अवज्ञाकारी और आलसी कृषक दास को जब चाहे भूमि से बेदखल कर सकता था, इसलिए कृषक दास भूमि से जुड़ गया। इसलिए सामंत प्रथा को कृषि संबंधी सामाजिक व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आधार था सामंत प्रथा का वो भूमि का स्वामित्व था। नेक्स्ट है विस्तृत साम्राज्य। मध्यकाल में राजाओं के द्वारा विस्तृत साम्राज्यों की स्थापना की गई, परंतु यातायात के साधनों के अभाव और निजी दुर्बलताओं के कारण वे इसकी सुरक्षा की व्यवस्था न कर सके। अतः उन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु इसको कई भागों में विभाजित कर अपने संबंधियों को वहाँ का शासक बना दिया। इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है शार्लमेन का योगदान। 8वीं शताब्दी में पेपिन द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। उसके उत्तराधिकारी उसका जो पुत्र शार्लमेन था, उसके लिए इस साम्राज्य पर नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन हो गया। अतः उसने अपने साम्राज्य को विभाजित कर प्रत्येक प्रदेश में अपने विश्वास पात्र अधिकारी नियुक्त कर दिए। शार्लमेन के उत्तराधिकारी अयोग्य व निर्बल हुए, अतः सभी स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। ये जो स्वतंत्र स्थानीय शासक हैं यही सामंत कहलाने लगे। जर्मनी का प्रभाव। जर्मनी में सामंत प्रणाली के विकास में कोमिटेट्स
नामक संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कॉमिटेट्स में प्रत्येक सदस्य अपने स्वामी भक्त होने तथा अपने स्वामी की सेवा करने की शपथ लेता था और उसके बदले में स्वामी उन्हें भूमि पर कृषि करने देता था तथा हथियार भी प्रदान करता था। इसके अलावा जर्मन समाज अनेक कबीलों में विभाजित था। कबीलों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया गया और कबीले के जो नेता थे उनके द्वारा ये भूमि कबीले वासियों में बांट दी गई। एक समझौते के तहत कबीले के नेता ने कबीले के लोगों की रक्षा करना तथा कबीलों के लोगों ने नेता को सैनिक तथा राजनीतिक रूप से सेवाएं देना स्वीकार कर लिया। इन कबीलों के नेता सामंत कहलाने लगे। विद्यार्थियों, आज हमने सामंतवाद के अर्थ और उसके उत्थान व विकास के कारणों पर चर्चा की। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।